नमस्कार दोस्तों। आज चलिए जो है आप लोग के लिए हम फिर सेमेस्टर 3 का एक टॉपिक आप लोग के बीच लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम है छायावाद युग, जो आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपका फर्स्ट चैप्टर में ही जो है ये दिया हुआ है। तो दोस्तों जो है ये जो छायावाद युग के बारे में हमने जो इसके बारे में बताए हैं ये बहुत ही आपको सरल भाषा में मिलेगा। ठीक है, तो आप जो है इसे मतलब पढ़ने के बाद जो है इसको देखने के बाद इसे आप कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा और इसे याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग जो है देर न करते हुए छायावाद युग को यानी इसकी विशेषताओं को हमने लिखे हैं, यानी छायावाद युग का नामकरण किस प्रकार हुआ और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसको लेकर आप लोग के बीच हम आए हैं। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए इसे देखते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्या है छायावाद युग। ठीक है, ये है 1918 से 1936 ईस्वी माना जाता है। दोस्तों देखिए एक चीज है, कहीं कहीं आपको ये है ये 1920 से 1936 भी देखने को मिलेगा। तो हमने आपको द्विवेदी युग में भी बताए थे कि जो है आपको ये सीमा समय सीमा को लेकर भ्रमित नहीं होना है। 1-2 साल आगे पीछे ये कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, यानी आप अगर इसको भी लिखते हैं फिर भी सही होगा और अगर आप ये लिखते हैं फिर भी सही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ सीमांकन एवं नामकरण, यानी इसकी सीमा कितना है, कब से कब तक माना गया है और इसका नामकरण जो है कैसे पड़ा। ठीक है, देखिए वर्ष विशेष से किसी साहित्यिक युग का आरंभ मानने के बारे में थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है। अभी हमने आपको बताया ना कि थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है समय सीमा को लेकर। ठीक है, इसलिए जब छायावाद का आरंभ सन 1918 में और अंत 1936 या 38 में माना जाता है तो इन दोनों सीमाओं का आधार इन वर्षों की ओर इनके आसपास 2-4 साल पहले या 2-4 साल बाद की रचनाएं होती है। ठीक है, और इसलिए दोनों छोरों को 2-4 साल इधर उधर सरकाया जा सकता है। फिर आगे क्या है देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक कविता की तृतीय उत्थान की सीमा का आरंभ संवत 1975 या सन 1918 से माना है। सन 1918 को ही छायावाद की आरंभिक सीमा मानने का कारण यह है कि छायावाद पद्धति की रचना इसके आसपास प्रकाशित होने लगी थी। देखिए निराला की जो है जूही की कली, ये 1916 में, ठीक है, 1916 के अतिरिक्त पंत की पल्लव की कुछ कविताओं की रचना भी 1920 ईस्वी के आसपास हो चुकी थी। इसलिए यह स्पष्ट है कि इस काल के आसपास साहित्य में एक नए मोड़ का आरंभ हो गया जो पुरानी काव्य पद्धति को छोड़कर एक नई पद्धति के निर्माण का सूचक बना। सन 1935 में छायावादी काव्य चेतना को मूर्तिवान करने वाली कृति कामायनी का प्रकाशन हुआ। इन सभी तथ्यों को आधार मानते हुए छायावाद का उदय हुआ। तो दोस्तों ये था छायावाद का नामकरण को लेकर एक छोटा सा परिचय। ठीक है, अब आगे देखिए हम लोग पढ़ते हैं इसमें कौन कौन सा कवि हुए और इस कवियों की जो कविताएं लिखे हैं उसकी कौन कौन सी विशेषताएं रही हैं। ठीक है, यानी प्रवृत्तियां। तो देखिए छायावाद के प्रमुख कवि हुए जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर हमने देखिए जन्म मृत्यु भी लिख दिए हैं ताकि आपको दोनों याद हो जाए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सुमित्रा नंदन पंत है, महादेवी वर्मा है और माखन लाल चतुर्वेदी और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो दोस्तों ये है प्रमुख कवि। ठीक है, और अनेक कवि हुए हैं
छायावाद में। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिए हैं अन्य कवि के रूप में ये सब आते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, उदय शंकर भट्ट है, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद है, मोहनलाल महतो वियोगी है, लक्ष्मी नारायण मिश्र है और जनार्दन प्रसाद झा द्विज, ये सब अन्य है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे हमने लिखे हैं कि इनमें जो है, इनमें से जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा को छायावाद का आधार स्तंभ माना जाता है। ठीक है, यहाँ जो हमने उपरोक्त कवि, जो ये कवि का नाम लिखे हैं, इसमें ये चार जो कवि है, इन्हीं के द्वारा जो है छायावाद का उदय हुआ है और ये छायावाद के आधार स्तंभ इसको माना गया, यानी छायावाद का नींव इन्हीं चार कवियों ने रखा है। ठीक है, अब देखिए क्या है छायावाद की प्रमुख विशेषताएं और प्रवृत्तियां क्या क्या है। पहला देखिए क्या लिखे हैं, व्यक्तिगत काव्य। छायावादी कवियों ने अपने व्यक्तित्व को अपने काव्य के माध्यम से दर्शाया है। इन कवियों ने अपने आत्मनिष्ठ प्रेम को अपने काव्य में दर्शाया है। साथ ही इन्होंने निर्भीकता पूर्वक व्यक्तिगत भाव की भी अभिव्यक्ति को अपने काव्य में भरपूर समावेश किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने अपने जीवन, सुख दुख, हर्ष विषाद आदि सभी घटनाओं को, ठीक है, सभी घटनाओं को अपने काव्य में बिना किसी संकोच के दर्शाया है। तो दोस्तों ये था व्यक्तिगत काव्य से संबंधित जानकारी। अब आगे देखिए क्या है, इन्होंने क्या लिखे हैं, प्रेम की अनुभूति। ठीक है, छायावादी कवियों में प्रेम को काव्य का मुख्य आधार मानकर रचनाएं लिखी गई है। इन्होंने अपनी अनुभूति से प्रकृति और ईश्वर तक का भरपूर प्रसार किया है। इन्होंने प्रकृति और ईश्वर के सूक्ष्म एवं स्थूल का चित्रण किया है और मानव मन के सूक्ष्म भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने काव्य रचे हैं। तो ये हो गया प्रेम की अनुभूति से संबंधित ज्ञान। आगे देखिए क्या है, सौंदर्य बोध। सौंदर्य बोध देखिए का छायावाद का उदय ही हुआ है दोस्तों। ठीक है, मतलब छायावाद यानी हमें जो है नया चीज कुछ ज्ञान कराने के लिए जो है छायावाद का उदय हुआ है। ठीक है, नया बोध के लिए। तो आगे देखिए सौंदर्य बोध है। छायावादी कवियों ने प्रकृति, ईश्वर और मानव के उदात्त और व्यापकता का चित्रण किया है। कवियों ने कल्पना को आधार बनाकर प्रकृति के रूप, सौंदर्य के साथ साथ मानव के भावनाओं को प्रकृति से जोड़ने का भी काम किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने मानव के रूप, सौंदर्य को अधिक भावनाओं के साथ जोड़ा है, आत्मिक भावनाओं के साथ। ठीक है, यानी रूप सौंदर्य को ज्यादा महत्व नहीं दिया, आत्मिक भावनाओं को ज्यादा महत्व दिया है। आगे क्या है, प्रकृति चित्रण है। देखिए ठीक है, इन्होंने प्रकृति के बारे में क्या कहे हैं। देखिए छायावादी कवियों की रचनाओं का मुख्य आधार प्रकृति ही है, क्योंकि बिना प्रकृति के छायावाद की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए इन्होंने प्रकृति को देखिए क्या माना, आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण, रहस्यवादी और प्रतीक रूप में जो है अपने काव्य की रचना किए हैं। ठीक है, प्रकृति को आधार मानकर इन्होंने जो है रचनाएं लिखे हैं। उसके बाद आ गया नारी भावना। छायावादी कवियों ने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की भांति नारी को देवी, मां, सहचरी मानते हुए उचित मान सम्मान के साथ दर्शाया है। इन्होंने नारी को भोग्या न मानते हुए देवी स्वरूप, ममतामयी माँ के समान माना है, जो समस्त संसार को अपना प्रेम लुटाती है। तो दोस्तों ये जो हमने लिखे हैं आपको बिल्कुल जो है इस तरह का लिखा हुआ किताब में नहीं मिल सकता है। ये बहुत ही परिश्रम से हमने इसको तैयार किए हैं। तो प्लीज आप इसको देखिएगा और कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। आगे देखिए है दार्शनिक चिंतन। इन्होंने वेदों, उपनिषदों के साथ साथ टैगोर, विवेकानंद, गांधी व अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर इन्होंने अपने काव्यों में दार्शनिक चित्रण का भी समावेश
किया है। आगे है देखिए राष्ट्रीय भावना, इन्होंने भी अपने काव्यों के माध्यम से मानव को राष्ट्रीय भावना का संदेश दिया एवं भारत की सांस्कृतिक गरिमा का भी प्रतिपादन किया है, क्योंकि उस समय यानी 1936 से पहले जब हमारा देश अंग्रेजों से जूझ रहा था, उस समय भारत के मानवों में राष्ट्रीय भावना को विकसित करना और अपनी संस्कृति को बचाना ये कवियों का मुख्य उद्देश्य था। आगे अंतिम बात है देखिए कला पक्ष। ठीक है, कहने का मतलब है देखिए ये अंतिम चीज इसलिए आता है कला, यानी काव्य जो रचनाएं हुई है, ठीक है, उस काव्य में कौन कौन सी कलाकारी की गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने अपने काव्य की भाषा खड़ी बोली को आधार बनाकर एवं उर्दू फारसी को भी महत्व देते हुए रचनाएं की है। इन्होंने द्विवेदी युग की भांति भाषा पर प्रतिबंध न रखते हुए मात्रिक और मुक्त छंद का भी प्रयोग किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने अपने काव्यों में वर्तमान परिस्थिति, पाश्चात्य सभ्यता एवं अलंकारों का भी स्वतंत्र रूप में प्रयोग किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि छायावाद युग में मानव के व्यक्तित्व को निखारने का छायावादी कवियों ने भरपूर प्रयोग अपने काव्यों में किया है। तो दोस्तों ये था छायावाद से संबंधित जानकारी, उनकी विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जो है समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया से। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।